संघीय कार्यपालिका संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में दिया हुआ है। संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री, नंबर 4 मंत्रिमंडल और 5 है महान्यायवादी। इन सबको मिलाकर हम कहते हैं संघीय कार्यपालिका। पालिका में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हमारे राष्ट्रपति, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे। जो संविधान का आर्टिकल 52 है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के एक राष्ट्रपति होने की बात करता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और जिनका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कहने का मतलब है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके अंदर निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। ये हमारी संघीय कार्यपालिका में कहा गया है। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इन 5 बॉडियों को मिलाकर जो हम कहते हैं उसे संघीय कार्यपालिका कहते हैं, जिसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है, जो अपनी इन शक्तियों का उपयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। भारत का अगर हम देखते हैं कि जो पहला नागरिक है वह कौन होता है, तो भारत का जो पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति को माना जाता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। संविधान पद क्रम में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति पद का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि अगर संवैधानिक क्रम में देखेंगे तो जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। और संघ के रक्षा बलों का समादेश किस में निहित होता है, वो भी राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होता है। समादेश का मतलब है यानी कि तीनों शक्तियां, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों की शक्ति किसके अंदर निहित है, तो वो भी राष्ट्रपति के अंदर ही निहित है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही युद्ध और शांति की घोषणा करता है, यानी कि युद्ध की और शांति की घोषणा भी कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति ही करता है। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति वह राज्य और संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति जो है राज्य का भी है और प्लस संघीय कार्यपालिका दोनों का प्रमुख होता है। और संघ के जितने भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसलिए ये कहावत है कि राजा राज करता है, शासन नहीं करता। क्यों? क्योंकि संघ की जो सभी शक्तियां हैं वो किसके अंदर निहित हैं, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित है। जो हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है, इसकी जांच किसी न्यायालय के अंदर नहीं की जाएगी। अब है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संकोणीय मत के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इनडायरेक्ट रूप से होगा। इनडायरेक्ट का मतलब है कि आप जो वोटिंग करते हैं किसके लिए करते हैं, राज्य में जो विधायक है उसके लिए वोटिंग करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। और जो केंद्र में किसके लिए वोटिंग करते हैं, एमपी के लिए करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये जो एमपी और एमएलए हैं यही किसके चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन ले रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से एमपी और एमएलए लेते हैं। यानी कि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए क्या करती है, वोटिंग नहीं करती। आपने किसको चुनकर भेजा है, केंद्र में एमपी को और राज्य में एमएलए को चुनकर भेजा है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि पहले तो ये देख लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, ये देखते हैं। दूसरा ये है कि ये आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य निर्वाचक गण में अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व करेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे यूपी है, यूपी से
राज्यसभा में कितने जाते हैं? 31 जाते हैं। और लोकसभा में कितने जाते हैं? 80 जाते हैं एमपी जाते हैं। तो ये क्या है? राज्य के निर्वाचन गण में अपनी जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि यूपी से एमपी कितने हैं? लोकसभा में 80 हैं, राज्यसभा में कितने हैं? 31 हैं। जबकि जो हमारे अदर स्टेट हैं उनका भी जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा और राज्यसभा में किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एक बात जरूर याद रखनी है कि ये जो भी भाग लेंगे, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य की विधानसभा के, जो भी भाग लेंगे कौन होंगे? वो निर्वाचित सदस्य होंगे। यानी कि इलेक्टेड मेंबर ही लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं और इलेक्टेड मेंबर ही राज्य की विधानसभा के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो हमारी संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्य की विधानसभाओं के भाग लेते हैं। और प्लस 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी के भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो हमारे इस समय प्रावधान किया गया है वो दिल्ली और पुडुचेरी की तरह किया गया है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का गठन होगा। इस कारण जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन से दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य प्लस जम्मू कश्मीर यानी कि JNK के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हम यह देखेंगे कि ऐसे कौन कौन हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, क्योंकि लोकसभा में 2 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 12 इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिन्हें मनोनीत या नामांकित सदस्य कहते हैं। प्लस जो राज्य की विधानसभा है उनमें एक मनोनीत सदस्य होता है जो एल्गो इंडियन होता है, वो भाग नहीं लेगा। प्लस राज्य की विधान परिषद, ध्यान रखना क्योंकि जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों के अंदर है, तो राज्य की विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते तो भाग कौन लेंगे? भाग कौन कौन नहीं लेते? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य प्लस दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के कौन? मनोनीत सदस्य है। और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य 5 राज्य जो जहां क्या है आपका यूनियन टेरिटरी है, उनके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, इसलिए ये निर्विरोध इनका चुनाव होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन हैं, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में दूसरी गणना हुई है, यानी कि दूसरी गणना की गई है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो VV गिरी हैं जिनके निर्वाचन में दूसरी गणना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो पहला गणना हुई थी राष्ट्रपति के निर्वाचन की उसमें 50+1 है ना, 50+1 यानी कि 51% की मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, इसलिए VV गिरी के निर्वाचन में दूसरे गणना की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है जो आर्टिकल 55 में दी गई है। तो
जो आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होगा, यानी कि जितने भी अलग अलग राज्य हैं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो समान होगा। समान किस आधार पर होता है, यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत में, राज्यों में एकरूपता और राज्यों और संघ राज्यों के बीच समानता होती है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्यों में मतों की संख्या निर्धारित यानी कि एक समान करने के लिए इन दो फॉर्मूलों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन समान रूप से, समान रीति से सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो सके। इसलिए इन दो फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है ताकि एमपी और एमएलए की वोट क्या हो सके, बराबर की जा सके। एमपी और एक एमएलए की वोट की जो वैल्यू है उसको एक समान करने के लिए इन दो फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें फॉर्मूला नंबर 1 में दिया गया है कि एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य, जो एक निर्वाचित विधायक है उसके मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या और गुणा कितनी दी गई है, 1000। अगर ऐसे करके हम निकालते हैं तो जो एक विधायक है, विधायक यानी कि जो एक एमएलए है, उसकी वोट किसके बराबर हो जाएगी, एक एमपी की वोट के बराबर हो जाएगी। यानी कि एमपी और एमएलए की वोट की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। इन दोनों की वोट को एक समान करने के लिए ही इन फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से एक निर्वाचक सांसद के मत का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या करके अगर हम निकालते हैं तो एक विधायक यानी कि एक सांसद, किसका, एक सांसद के मत का मूल्य निकलकर सामने आ जाएगा। अब हम देखते हैं एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांजिशन वोट का क्या मतलब होता है। इसमें हमारे पास 3 शब्द आए थे। एक था अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि हम जो जनता है एमपी एमएलए को वोट करती है और एमपी और एमएलए किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो चुनाव कैसे हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दूसरा, इसमें एक शब्द और आता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को तभी चयनित माना जाएगा जब वह 50+1 वोट प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या हमारी जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है, उन सभी में 50+1 की वोट की डिमांड की जाती है। जिसके पास 51% की मेजॉरिटी होती है वही राष्ट्रपति बनता है, उसी की ही सरकार बनती है, चाहे हम लोकसभा के चुनाव में देखते हैं या राज्य की विधानसभा के चुनाव में देखते हैं। तो हमारे यहाँ बहुमत का मतलब कितना होता है, 50+1 बहुमत माना जाता है। अब एक निर्वाचक अपने मत पत्र में एक से अधिक प्राथमिकताएं अंकित करता है। जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं उतनी ही प्राथमिकताएं अंकित करता है। ठीक, एक निर्वाचक अपने मत पत्र में एक से अधिक प्राथमिकताएं अंकित करता है। जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं उतनी ही प्राथमिकताएं अंकित करता है। पहले चरण में पहली प्राथमिकता को गिना जाता है, यानी कि जो पहला चरण होगा उसमें पहली प्राथमिकता किस किस व्यक्ति की है उन्हें गिना जाएगा। जो दूसरा चरण होगा, है ना, अगर पहले चरण की गिनती के बाद यदि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और नहीं होता है जिससे सबसे कम मत मिले हैं, वह प्रतियोगिता से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब चुनाव होते हैं, माना चुनाव जो किए जा रहे हैं तो 4 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए, बी, सी और डी। तो जो उम्मीदवार ये चारों हैं, जब एक व्यक्ति अपना वोट देगा तो वोट देते हुए यह लिखेगा कि मेरी पहली प्राथमिकता ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी प्राथमिकता ये है। जब हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करके अगर पहले चरण में हमारी काउंटिंग हुई है, उसमें अगर 50+1 अगर किसी के पास मेजॉरिटी आ जाती है तो वो कौन बन जाएगा, भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अगर 50+1 की मेजॉरिटी नहीं बन पाती है
तो अब क्या होगी, सेकंड गणना होगी, सेकंड गणना की जाएगी। जब सेकंड गणना की जाएगी तो सेकंड गणना करते समय जब हमने काउंटिंग की थी तो काउंटिंग करते समय यानी कि जो ए था, बी था, सी था और कौन सा था, डी था, अगर इनमें से जिसके पास क्या होगी, सबसे कम क्या होंगी, सबसे कम मत जिसको मिले होंगे, है ना, सबसे कम मत मिले हैं जिसको, तो वो कौन हो जाएगा, अपनी प्राथमिकता में से यानी कि जो चुनाव से बाहर हो जाएगा और उसके जो वोट है वो दूसरे को क्या मिल जाएंगी, यानी कि जो भी है दूसरे को मिल जाएंगी और दूसरे को यानी कि दूसरी प्राथमिकता के आधार पर जिसको उसमें चुना गया था, जब प्राथमिकताएं भरी गई थी तो उसकी वोट क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती हैं। और यह प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि 50+1 किसी को भी प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। में दूसरी गणना के माध्यम से किसे चुना गया है, वीवी गिरी को। अभी मैंने आपको बताया था कि वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव में हमें दूसरी गणना की आवश्यकता पड़ी है। इससे पहले केवल पहली ही गणना के आधार पर या उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। अन्य सभी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, पहली गणना से ही जो मतदान है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। अभी तक राष्ट्रपति यानी कि जो निर्विरोध चुने गए हैं, अभी मैंने ऊपर दिखाया था 1977 में नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चुनाव कैसे हुआ है, निर्विरोध हुआ है। कहने का मतलब है कि उनके विरोध में दूसरा व्यक्ति यानी कि जो विपक्ष है, विपक्ष में दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। ये निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के प्रत्याशी को नामांकन के लिए ये 15,000 गलत हो गया है, 20,000 रुपए की क्या होती है, जमानत राशि रखी जाती है। यानी कि जब राष्ट्रपति अपना नामांकन करेगा तो नामांकन के लिए उसकी जमानत राशि कितनी होगी, 20,000 होगी। प्रत्याशी की जमानत राशि उस स्थिति में जब्त कर ली जाती है जब वह कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता। कहने का मतलब है उसने 20,000 रुपए की क्या करी थी, जमानत राशि जमा करी थी। अगर उसकी जमानत राशि जब्त कब की जाएगी, अगर उसने 1/6 यानी कि टोटल मतों का अगर 1/6 मत उसको नहीं मिले हैं तो उसकी जमानत राशि क्या कर दी जाती है, जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती यानी कि 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के उपरांत राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन गण में कोई अनुपस्थिति है। कहने का मतलब है यदि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है तो इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या उस राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव को किसी विधानसभा के भंग होने पर या निलंबित किए जाने पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचक गण या अन्य प्रत्याशी ही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन करेगा, यानी कि निर्वाचित सदस्य, ये बात ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, अन्य कोई नहीं ले सकता। अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आर्टिकल कितने में है, 56 में है। राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष तक क्या रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। यानी कि जब तक वो 5 पद ग्रहण की तारीख से, जब वो ओथ लेता है उस दिन से 5 साल तक जो है अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। इसकी जानकारी तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक, दूसरी चीज एक और है कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है।
यह है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति में महाभियोग किस तरीके से चलाया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। कहने का मतलब है कि जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है और नया राष्ट्रपति आकर अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक जो पहला राष्ट्रपति है वो अपने पद पर बना रहेगा, तब तक उसका कार्यकाल अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले ही करा लिया जाता है, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है, 5 साल पूरे होने से पहले ही जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो करा लिया जाता है। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष पूर्व रिक्त हो जाता है तो रिक्ति को भरने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का या तो उसकी डेथ हो जाती है या उसे महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है, तो इस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कराना जरूरी है। ये बाध्यकारी है, ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराया जाना जरूरी है। के लिए पात्रताएं, आर्टिकल 57 यानी कि 57 में क्या दिया है कि एक व्यक्ति जो है, भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में क्या है कि एक व्यक्ति या तो 10 साल या 2 बार, है ना, या तो 10 साल या 2 बार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। ठीक है। अब वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष है। ठीक है। तो 4 वर्ष करते हुए या तो वो कितना रहेगा, 10 साल रहेगा, या क्या रहेगा, 2 बार। और एक बार का कार्यकाल कितना है, 4, दूसरी बार का कार्यकाल कितना है, 4, टोटल कितना हो गया, 8 साल। या तो वो अपने पद पर 8 साल रहेगा, है ना, और या कितना रहेगा अपने पद पर, वो 10 साल रहेगा। अब 10 साल की कहानी सुनो, ये क्या बीमारी है। ये ऐसे है, माना एक व्यक्ति का चुनाव हुआ, है ना, उसका चुनाव हुआ, चुनाव होके उसकी 3 साल या हम कह दें एक व्यक्ति का चुनाव हुआ और 2 साल बाद उसकी क्या होगी, उसकी डेथ होगी, या उसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटा दिया गया। अब वहां पे फिक्स है, यानी कि जो नया चुनाव होगा वो 4 साल के बाद ही होगा। तो अब उसके दल का कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अब हमारा टोटल कार्यकाल कितना है, 4 साल है, 2 साल माइनस हो गए तो कितना बचा, 2 साल बचा। यानी कि जो अब दूसरा व्यक्ति जो आएगा कितने समय के लिए आएगा, 2 साल के लिए, यानी कि बचे हुए समय के लिए आएगा। फिर ये जो व्यक्ति 2 साल के लिए बना है, अब ये 2 बार और लड़ सकता है, और एक बार का कार्यकाल कितना, 4 साल, दूसरी बार का कार्यकाल कितना, 4 साल, तो 4 4 8 और 2 कितने हो गए, 10 साल। तो इस तरीके से एक व्यक्ति या तो 2 बार लड़ सकता है, यानी कि 2 बार का मतलब है 4 4 8 साल, या कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। अब ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं, अर्हता को कहते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति पद के लिए। इसकी पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले जरूरी क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा, जो भारत का नागरिक होगा वही राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो एक तो हो गया भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। कहने का मतलब है लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, बल्कि उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती हैं। तो उसके पास अर्हताएं का मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ना कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।
क्योंकि जो राष्ट्रपति के पद पर जाएगा वो ना तो लोकसभा का सदस्य होगा, ना राज्यसभा का होगा और ना ही विधानसभा का होगा। वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चुनाव हो जाता है वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में से किसी का मेंबर है, तो वो अपने पद ग्रहण की तारीख से पहले अपने पद को क्या कर देगा, त्याग पत्र दे देगा। दूसरा यह है कि वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे संविधान में कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है कि लाभ का पद होगा क्या, ये कहीं भी दिया हुआ नहीं है। समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है, उसने यह डिफाइन किया है कि लाभ का पद होगा क्या। अब है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, ये आर्टिकल 59 में दिया हुआ है। पहला है कि राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें हो सकती हैं। नंबर 1, वह संसद के किसी भी सदन का या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होगा। ये मैंने अभी आपको बताया है कि राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा और न ही राज्य की विधानसभा का सदस्य होगा। दूसरा यह है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा निर्वाचित होता है जिसे पद ग्रहण करने से पहले अपना त्यागपत्र देना होगा। यदि अगर कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य की विधानसभा, या शब्द बोला मैंने, या तो संसद के किसी सदन का या राज्य की विधायिका के किसी सदन का सदस्य बन जाता है, तो उससे ऐसे निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण से पहले अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक। दूसरी चीज ये है कि वह उसे बिना किराया दिए एक शासकीय निवास के अंदर रहता है। आपने देखा ही होगा, अगर गूगल करके देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो भवन है जिसमें राष्ट्रपति रहता है वो बहुत बड़ा है, और वो जो भवन था वो बना था 1900 बनकर जो तैयार हुआ था 1931 में बनकर तैयार हुआ था, और लॉर्ड इरविन पहले व्यक्ति थे जो आज हमारा राष्ट्रपति भवन है उसमें रहे थे, क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अगला यह है कि राष्ट्रपति की उपलब्धि भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ना तो उसकी कोई भी उपलब्धि और ना ही उसके भत्ते कम किए जाएंगे। अब है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान कौन से आर्टिकल में है, यानी कि कहने का मतलब है ओथ आर्टिकल 16 में दी गई है कि राष्ट्रपति ओथ और या उसकी प्रतिज्ञान क्या होती है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को जो ओथ दिलवाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, यानी कि ओथ दिलवाता है। एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है चलाने की क्या क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है। जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग के लिए जो है आर्टिकल 61 है। 61 में जो महाभियोग जो है कैसे होगा, कैसे चलेगा, वो दिया हुआ है। एक चीज और है, बात ध्यान रखना, ये अधिकतर आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि ये जो महाभियोग शब्द है जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट शब्द, इम्पीचमेंट शब्द जो है केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। अन्य किसी व्यक्ति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द उपयोग में नहीं किया जाता, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने और हाई कोर्ट को जजों को हटाने के लिए लोग बाग न्यूज़पेपर में भी महाभियोग शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि वो गलत है। महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया जाता है, अन्य किसी व्यक्ति के लिए महाभियोग शब्द यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो महाभियोग शब्द है किसके लिए दिया गया है, केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द दिया गया है। आगे ये है कि जो राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है, तो राष्ट्रपति को हटाने का जो आधार है वो है अतिक्रमण करना। ठीक है ना, अतिक्रमण करना। दूसरी चीज ये है कि ये जो अतिक्रमण है इसे इंग्लिश में कहते हैं मिसबिहेवियर। ये जो मिसबिहेवियर है ये संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसको परिभाषित समय समय पर कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित
कर सकता है। तो संविधान में ये कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति ने मिसबिहेवियर किया है तो क्या किया है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा भी ला सकती है और इसको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा भी ला सकती है। ठीक है, लोकसभा भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है और राज्यसभा भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन जो लोकसभा है अगर इस प्रस्ताव को लेके आती है तो उसके कुल सदस्य संख्या के 1/4 जो मेंबर हैं वो यह प्रस्ताव लेके आएंगे और राज्यसभा के भी 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेके आएंगे अगर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, लेकिन टोटल के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। ठीक, लेके आएंगे और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। जो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, हस्ताक्षर किए हैं, तो और राष्ट्रपति को क्या करना होगा ना, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। दूसरी चीज ये है, अगर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा से आया है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य तो लेके आएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य से अगर पास कर दिया जाता है तो दूसरे सदन के पास भेजा जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा, पहले इसकी जांच करेगा, यानी कि जांच करेगा कि जो लोकसभा है, लोकसभा के टोटल 1/4 मेंबर प्रस्ताव को लेके आए हैं, एक कंडीशन। लोकसभा के 1/4 सदस्य लाने के बाद लोकसभा ने अपने 2/3 बहुमत से पास कर दिया है, तो अब दूसरे सदन के पास जाएंगी बातें। जब दूसरे सदन के पास जाएंगी तो दूसरा सदन सबसे पहले क्या करेगा, इसकी जांच करेगा। यानी कि लोकसभा ने जिस आधार पर, किस आधार है, अतिक्रमण के आधार पर, अतिक्रमण के आधार पर यदि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाए हैं और 2/3 बहुमत से पास किया है, क्या ये सही है या गलत है, इसकी जांच कौन करेगा, दूसरा सदन करेगा। अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो लोकसभा इसकी जांच करेगा, अगर लोकसभा में आता है तो राज्यसभा इसकी जांच करेगा। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रस्ताव की जांच करेंगे। अगर जांच के बाद हमने ये पाया कि उसको हटाने का जो बात है, दूसरे सदन ने जब जांच करी और जांच करने के बाद ये पाया कि जो पहले सदन ने 2/3 बहुमत से पास किया है, क्या वो सही है, तो दूसरा सदन भी उसको पास कर देगा और पास करने के बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा भी ला सकती है और हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा भी ला सकती है। ठीक है, ला सकती है। एक चीज और ध्यान रखना, यह है कि लोकसभा हटाने का प्रस्ताव आ गया, बात ठीक है। जो ये दिया है ना, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, कहने का मतलब है कि पूरे संविधान में जो टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा और टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की बात की जा रही है। वरना किसी भी बिल को पास करने के लिए टोटल सदस्य का 2/3 बहुमत की बात नहीं की जाती है, उसमें किसकी अधिकतर बात की गई है, प्रेजेंट प्लस वोटिंग की बात की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की बात की जाती है। ये ध्यान रखना, पूरे संविधान में टोटल शब्द जो है, कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत शब्द है, केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज किया जाता है। वरना किसी भी बिल को, किसी भी बिल में, किसी भी बिल के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए कुल सदस्य संख्या शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। कहने का मतलब है कि पूरे संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे ज्यादा मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा यह है कि जब ये पहला सदन पास कर दिया, दूसरे ने भी पास कर दिया, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। हटाने के बाद जब ये हटा दिया गया है तो राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते।
देखो इस चीज को भी समझिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर प्लस विधानसभा के मेंबर, दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर और जम्मू कश्मीर के मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो महाभियोग लगाने के लिए केवल लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही वोटिंग करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज एक ये है कि जब उसमें जो वोटिंग की गई थी, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, बात ठीक है, लेकिन महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर वोटिंग करते हैं, लेकिन महाभियोग में इलेक्टेड प्लस जो नॉमिनेट मेंबर हैं वो दोनों भाग क्या करते हैं, दोनों वोटिंग करते हैं। ये बात ध्यान रखना, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और प्लस क्या है, आपके मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, प्लस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। ये बात ध्यान रखना। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य, उसके नाम द्वारा लिए गए निर्णय रहेंगे और वैधानिक माने जाएंगे, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है जब राष्ट्रपति ने अपने पद पर अपने कार्य करते समय जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय मान्य होंगे और प्लस कैसे होंगे, वैधानिक होंगे। यानी कि जब राष्ट्रपति को हटाने के महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया है, उससे पहले जितने भी कार्य किए गए हैं, जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो मान्य होंगे। ठीक है, और वैधानिक भी माने जाएंगे। दूसरी चीज ये है, महाभियोग जो है क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब है कि वो एक मतलब क्वासी जुडिशरी प्रोसीजर है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। आगे ये है अनुच्छेद 71 में क्या बात कही है। अनुच्छेद 71 ये कहता है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाएं और विवादों की जांच किसके द्वारा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसा होगा, अंतिम होगा। कहने का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उसकी जांच कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों कर्तव्यों का पालन करते द्वारा उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय और कार्य कैसे होंगे, मान्य होंगे। कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 71 में की गई है। आर्टिकल 71 ये कहता है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को किसी भी विवाद, मतलब निर्वाचन जब उसका हो चुका है, निर्वाचन होने के बाद अगर कोई डाउट होता है और डाउट होने पर उसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जांच के बाद ये देखा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो भी डाउट थे वो सच थे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद से हट दिए जाएंगे। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में जो निर्णय होगा वो बाध्यकारी होगा। आर्टिकल 145 से इस प्रकार की सलाह दी जाती है। जब आर्टिकल 145 से इस प्रकार की सलाह दी जाती है तो वो क्या होती है, मान्यकारी होती है। दूसरी चीज ये है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को जो शून्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने जितने भी कार्य किए हैं और जितने भी निर्णय लिए हैं वो क्या होंगे, मान्य होंगे, है ना, वो सभी विधि मान्य होंगे, उन्हें किसी को भी अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता।